करंट अफेयर्स के लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। रोजाना की जो करंट अफेयर्स के बातें होती हैं उसको हम किसी भी टॉपिक को कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, लीगल तरीके से उसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस के डायमेंशन हैं, भारत की सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इनके बारे में जो भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहता है या उसके द्वारा जो चैलेंजेस खड़े होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। मकसद हमारा ये है कि आप अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको मतलब उसके कंसेप्ट जो हैं वो समझ में रहें। अगर डेप्थ में आपको समझ में आए चीज़ें तो उसके कारण आप प्रीलिम्स में वो फैक्ट को आइडेंटिफाई ईज़िली कर सकें। मेंस में आप अपने आंसर्स को डाइवर्सिफ़ाई कर सकें और इंटरव्यू में भी जो आपका एक ओपिनियन होता है, उस ओपिनियन को आप बिल्ड करके जो भी आपको प्रॉपर आंसर देना है, उसके अभी से ही आपकी तैयारी होने लग जाए। कल हमने जिन टॉपिक्स के बारे में बात की थी वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस, इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशंस या फिर यूरेनियम सप्लाई भारत को क्यों ज़रूरी है और इसी के साथ में पांचना डैम का जो क्राइसिस था उसके बारे में हमने आपको बताया था। आज इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वह है, अगर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के बारे में बात करें, चाहे वो सेक्शन 69 ए से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी से रिलेटेड या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 1 ए में मेंशन्ड है, इसके बारे में मुद्दा हो, ये सब जो है उसमें कवर किए जाते हैं। बात है जी5 जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, उस पर रिलीज़ हुई सतलज फ़िल्म की। जी5 यानी एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, सबसे पहले आपको जानना चाहिए ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जो कि इंटरनेट के आधारित यानी इंटरनेट से जो डेटा बैंडविड्थ मिलती है, उसमें ऑन डिमांड वीडियोज़ या ऑडियो वो अवेलेबल करवाते हैं। जो ट्रेडिशनल टीवी होता है उसमें हम सैटेलाइट के द्वारा या फिर जो सिग्नल्स होते हैं उनको प्रोपोगेट करके एक तरह से कम्युनिकेशन या फिर जो सिग्नल्स प्रोपोगेट किए जाते हैं उसके माध्यम से हमें वीडियो या ऑडियो प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर टेलीविज़न में जो है ये देखा जाता था, रेडियो सेट्स में ये देखा जाता था। लेकिन जो डिजिटल बेस्ड सर्विसेज़ हैं, वहाँ पर आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, वेयर यू जस्ट डाउनलोड एन ऐप एंड आप उसको जो है इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं। तो ओटीटी जो प्लेटफ़ॉर्म है, वह भारत में डिफरेंट तरीके से उनको रेगुलेट किया जाता है। प्रिंट मीडिया या फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके लिए हमारे जो रेगुलेशंस हैं, वह डिफरेंट हैं। हालाँकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक तरह से एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर मतलब अगर गवर्नमेंट बैन भी लगाती है, तो बैन्स जो हैं वो उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते, उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्योंकि कई जगह पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के द्वारा उनको एक्सेस कर लिया जाता है या फिर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो हैं वो एक्सेसिबल रहते हैं। तो एक्सेसिबल होने की वजह से दोज़ फाइल्स कैन बी डाउनलोडेड एंड सेंट थ्रू अदर डिजिटल मीडियम्स। इसके लिए ही जो है इन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को ये भी कहा जाता है कि आप जो भी कंटेंट इस प्रकार का अवेलेबल है, उसको आइडेंटिफ़ाई करें एंड ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम द अदर प्लेटफ़ॉर्म्स या फिर हमें नोट करवाएँ जिसकी वजह से वी विल ट्राई टू रिमूव दोज़ पर्टिकुलर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। अब बात आती है भई ओटीटी पर जो ये फ़िल्म यानी सतलज रिलीज़ हुई, ये सतलज फ़िल्म है क्या आखिर में? तो ये जो सतलज फ़िल्म है, इसके पीछे जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि हाइली सेंसिटिव एक तरह से ड्रामा बताया जाता है, जो कि जसवंत सिंह खालरा, उनकी रियल लाइफ़ स्टोरी पर इसको आधारित बताया गया है। पंजाब पुलिस के द्वारा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बारे में ये बात करती है कि भई उस समय में जब मिलिटेंसी की स्टार्ट हुआ था या फिर पंजाब पुलिस या सेंट्रल फोर्सेस ने जो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो काम वहाँ पर किए या फिर अगर कहा जाए जसवंत सिंह कालरा के बारे में ही, तो उनको जो है गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में बात हो रही है या जिसके बारे में ये फ़िल्म बात करती है, तो वो जो है एक मतलब टॉपिक ऑफ कंसर्न है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या उसके द्वारा जो गठित पैनल भी था, उसने जो है ये रिपोर्ट दी और कहा कि ये फ़िल्म जो है वो भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसको बैन किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आप ये कह दें गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के द्वारा, चाहे वो पुलिस हो इत्यादि, उनके द्वारा डेलिब्रेट किसी का एक्जीक्यूशन किया जाता है, बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के या लीगल के, कई बार गवर्नमेंट के अप्रूवल के द्वारा भी, कई बार गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल के द्वारा भी, तो इनको कहते हैं अपन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। अब इसमें जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाई दे आर कंट्रोवर्शियल एंड व्हाई दे शुड नॉट हैपन इन अ डेमोक्रेसी, बिकॉज़ इन अ डेमोक्रेसी वी नो दैट द थिंग्स आर डन बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सबके लिए समान है। जो भी प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश की गई हैं रूल ऑफ लॉ के द्वारा, वो ही फॉलो होनी चाहिए।
कंट्रोवर्सी जो है किसी भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, फंडामेंटल राइट के वायलेशन इत्यादि नहीं होने चाहिए। जो भी डेमोक्रेटिक नेचर है, जहाँ पर लीगल तरीके से ऐसा नहीं है कि भई केवल एग्ज़ीक्यूटिव ही सारा काम कर लेगा। लीगल अथॉरिटीज़ जो होती हैं यानी जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो होती हैं, उनको यह अधिकार मिलना चाहिए एंड एवरीवन व्हिच इज़ इन द आई ऑफ द लॉ हैज़ डन समथिंग रॉन्ग विद द लॉ ऑल्सो, उनको भी एक प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा ही या तो एग्ज़ीक्यूट किया जाना चाहिए, जो भी पनिशमेंट मिलना है, वो मिलना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो जसवंत सिंह खालरा की हुई या अन्य जो मास किलिंग्स हुई, कहा जाता है करीबन 25,000 से 30,000 मास किलिंग हुई होंगी। ये फ़िल्म या फिर इसके जो ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट रहे, उनके द्वारा जो है ये स्टोरीज़ उस समय बताई गई थी। तो उनकी मेमोरी के या उनकी लाइफ़ के ऊपर आधारित ये फ़िल्म है। ये जसवंत सिंह खालरा एक बैंक एम्प्लॉयी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और उन्होंने जो है कई प्रकार के ये जो सडन डिसअपीयरेंस थी लोगों की उसको उजागर करने के बारे में बातें कही थी। तो एक तरह से जब ये बात होती है ना कि व्हाई और व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी बिहाइंड द फिल्म, तो आप ये उसमें बता सकते हैं। 2005 में 4 पंजाब पुलिस के जो पर्सनल थे, उनको कन्विक्ट किया गया था खालरा को एब्डक्ट करने के लिए और उनके मर्डर करने के लिए और उनको 7 साल की सज़ा जो है वो दी गई थी। 2 साल के बाद में ही पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट था, उन्होंने इस सज़ा को बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बरकरार रखा। यानी जसवंत सिंह खालरा को मारने के आरोप में 5 जो पुलिसकर्मी थे, उनको लाइफ टर्म जो है वो दी गई 2011 में और उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जो है वो बरकरार रखा। 2007 में जो है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया था। फ़िल्म का जो ओटीटी रिलीज़ है, यानी अब ये कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट इसलिए बना है क्योंकि कोई भी स्टेट यानी अगर हम पंजाब का ये समय भी देखें तो सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो थे वो काफ़ी उस समय बढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट को भी जो है उनको रिप्रेस करना था। जब इस प्रकार के काम होते हैं तो आप ये मान के चलें कि कहीं पर भी जो है साफ-सुथरा यानी क्लीन तरीके से इनका जो है वो हम एक तरह से कहें तो टर्मिनेट इनको नहीं कर सकते। यानी कोई भी अगर इस प्रकार की एक्सेसेस कहीं पर होती हैं, तो उसका कारण कई बार ये हो जाता है कि स्टेट जो अथॉरिटी होती हैं, उनको भी ये पता नहीं चल पाता कि किस तरीके से कहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक तरह से मास कैज़ुअल्टी के तौर पर भी कई बार चीज़ों को डिपिक्ट होना होता है। अब रही बात कि भारत की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेररिज्म के खिलाफ जो भारत की डॉक्ट्रिन है, मिलिटेंसी के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं, या जो सीएम की उस समय पंजाब के सीएम की हत्या हुई और उसको जो है इस फ़िल्म के द्वारा एक तरह से प्रदर्शित किया गया है कि इट वाज़ अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ किलिंग, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि भारत ये हो या फिर कोई भी ऐसा अन्य कंट्री, उसके लिए सर्वप्रथम जो ज़रूरी चीज़ है, वह है नेशनल सिक्योरिटी। यानी कोई भी ऐसा कार्य ना हो या ना होता दिखे, जिससे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का जो भरोसा है, वह कम हो जाए। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, लोगों की नज़र में एक तरह से वायलेशन करते हुए नज़र आएँ। फंडामेंटल राइट्स या जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको जो है कहीं न कहीं चोट पहुँचाते नज़र आएँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1990s के दौर में पंजाब में मिलिटेंसी का दौर, जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर और इस समय में भी देश के विभिन्न भागों में फैला हुआ यह घाव जो है, वो देश को हमेशा परेशान किया हुआ है। उसकी सोशल कॉस्ट भी भारत को चुकानी पड़ रही है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ रही है और उसको कई बार हमने देखा पॉलिटिकल कॉस्ट भी चुकानी पड़ी है, जहाँ पर उभरते हुए राजनीति के सितारे या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोगों ने अपनी जान दी या फिर जो है उनकी जान इन अटैक्स के द्वारा ली गई। देश में हम टेररिस्ट अटैक के बारे में बात करें, तो लेटेस्ट जो टेररिस्ट अटैक था मतलब हमारा जो चौक लाल किला जो है नई दिल्ली का, वहाँ पर ये जो इंसिडेंट होती है, अब आप उससे देखिए कितने लोगों की जान गई। इसलिए स्टेट को यह भी एन्श्योर करना होता है कि कोई भी फ़िल्म हो, कोई भी नाटक, किसी भी प्रिंट में छपने वाली न्यूज़ हो या सोशल मीडिया पर किए जाने वाले इस प्रकार के संवाद, उन सबको जो है सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, लोगों की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और इवन मोरालिटी के चश्मे से भी देखना होता है। तो आप भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँ, तो आपको भी जो है ये चीज़ें काफ़ी बड़ी एक तरह से उसी अंदाज़ से देखनी होंगी बिकॉज़ मेनी अ टाइम्स यू विल फ़ील कि ये जो है फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला है। लेकिन उसमें आपको देखना होगा कि कहीं कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में ट्रबल तो नहीं खड़ी कर रही है।
पब्लिक ऑर्डर को चैलेंज तो नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई क्राइसिस तो पैदा नहीं हो रहा है, मोरालिटी का तो कोई क्राइसिस पैदा नहीं हो रहा है, लोगों की जो स्वतंत्रताएँ हैं, अन्य लोगों की स्वतंत्रताओं का तो हनन नहीं कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तो कहीं चैलेंज नहीं हो रहा है, देश की संप्रभुता, इंटीग्रिटी, उसकी सीमा की सुरक्षा कहीं वो तो प्रभावित नहीं हो रही है, देश के इंस्टीट्यूशंस में जो लोगों का भरोसा है, वो तो कहीं मतलब नेगेटिवली इम्पैक्टेड नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो ध्यान रखें किसी भी चीज़ को इस तरीके से तोलना होता है। आपको भी पता है कि फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर भी लेजिटिमेट जो मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसमें पब्लिक ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ व्हेनेवर हम अगर मान लो कोई भी फंडामेंटल राइट हो या कोई भी राइट को अगर फुल्ली छूट किसी को दे देंगे, तो आप मान के चलिए वो जो अव्यवस्था है, उन्हीं को ट्रिगर करेगा। और आखिर में फिर स्टेट का राइट या स्टेट के जो ड्यूटीज़ हैं, वो कैसे निभाई जाएँगी? अब बात आती है कि भई ये जो मूवी हटाई गई है, उसका क्या मतलब तरीका है? यानी तो जब हम गवर्नमेंट के इस पैनल के बारे में बात करते हैं कि भई कहाँ-कहाँ पर जो है गवर्नमेंट को कौन-कौन एडवाइस करता है किसी भी फ़िल्म या इस प्रकार के कंटेंट के बारे में, तो इंटर डिपार्टमेंटल जो कमिटी रही उसने नेशनल सिक्योरिटी को इन्वोक किया और मिनिस्ट्री यानी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को ये बताया कि फ़िल्म में इस प्रकार का पोटेंशियल है कि वह स्टेट की सिक्योरिटी को नेगेटिवली थ्रेटन कर सकती है। और इसको जो है सेक्शन 69 जो कानून है आईटी एक्ट का यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून का, उसमें जो है ये प्रोविजंस के तहत इसको एप्रोप्रिएटली कवर किया जाना चाहिए। हमारा जब हम 69 ए एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो यह जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको पावर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो मतलब हमारा जो ऐसी प्रकार की सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर आता है, जिसकी वजह से हम कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि मिसलीडिंग होता है, उसको टेक डाउन कर सकते हैं। जब हम 69 ए के बारे में बात करते हैं, तो उसमें कोई भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो कि जनरेट हुई है, ट्रांसमिट हुई है, रिसीव हुई है या फिर स्टोर हुई है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज़ के माध्यम में, उसको टेक डाउन करने के ऑर्डर आते हैं। और यह जो टेक डाउन का ऑर्डर आता है, वह कंट्री के डिफेंस, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशंस और इसी के साथ में पब्लिक ऑर्डर, इन सबको कवर किए हुए रहता है। तो जो गवर्नमेंट का जो आईडीसी यानी इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी है, उसने इस फ़िल्म को सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट के तहत बैन करने के बारे में सुझाया था। तो एक तो समझ में आया आपको कि व्हाट डज़ द सेक्शन 69 ए ऑफ द आईटी एक्ट डज़। दूसरा ये भी समझना चाहिए कि आईडीसी है क्या? यानी जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कमिटी है, वह बेसिकली एक ओवरसाइट पैनल होता है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स थे 2021 के, उसका पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, जो कि इस प्रकार की पब्लिक कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है और कंटेंट जो वायलेशंस हैं, चाहे वो स्ट्रीमिंग के हों, चाहे वो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर हों, उसको जो है ये इन्वेस्टिगेट करते हुए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। इसमें यानी ये जो पैनल है उसमें होम अफेयर्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, लॉ एंड जस्टिस या ऐसी अन्य मिनिस्ट्री जो कि उस समय जरूरत हो, इन सब के मेंबर उसमें शामिल होते हैं। जब बात आती है कि भई ये जो मतलब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स का जो कंटेंट है, वह भी जो मतलब कंटेंट है उसको सेक्शन 69 जो आईटी एक्ट है उसके तहत सारे टेक डाउन के ऑर्डर्स आ जाते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन ने भी यह 4 साल पहले फ़िल्म जो है वो देखी थी और उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया था कि देयर आर सर्टेन डायलॉग्स, सर्टेन सीन्स व्हिच ईदर यू हैव टू ट्रिम और इस अगर नहीं ट्रिम करते हो तो फिर ये फ़िल्म जो है वो बैन ही रहेगी। तो सतलज की कंट्रोवर्सी आपको इस तरीके से समझनी चाहिए। हालाँकि हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो ट्रुथ है वह बाहर आना चाहिए, लेकिन ट्रुथ को तोड़-मरोड़ करके पेश करना ज़रूरी नहीं है। अगर ये चीज़ हुई है, तो हमारे यहाँ पर स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र जुडिशरी भी हैं, जिनकी वजह से आज तक ये कोई भी कमीशन्स वगैरह गठित हुए, ये प्रकार की एक्सेसेस सामने आ ही जाती। इसलिए इट रिमेन्स द रिस्पांसिबिलिटी बोथ ऑफ द स्टेट एक्टर्स एंड दोज़ पीपल हू आर डायरेक्टिंग द फ़िल्म या जो भी फ़िल्म को लिख रहे हैं, इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोथ कि वो कंट्री के हितों में काम करें,
अपने स्वार्थ में या अपने निजी हित में जो है कोई भी कार्य ना करे, क्योंकि फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन करने के लिए उतना ही जरूरी है जितना गवर्नमेंट्स के लिए पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, एथिकल जो फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन करना, फॉरेन रिलेशंस फ्रेंडली कंट्रीज से मैनेज करना या फिर कंट्री की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इनकी भी रक्षा करना। तो सतलज फिल्म की कंट्रोवर्सी आप इस तरीके से समझें। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग, यह जोधपुर की जो मोजड़ी है यानी जिसको हम जूती कहते हैं, उसको मिला है। और इसके कारण जो जोधपुर की इस प्रकार की, अगर हम बात करते हैं, मतलब ओल्ड जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट रही है, उसको एक बहुत ही बड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है। जब हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो उस लोकल एरिया के, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे उस लोकल एरिया की आर्ट एंड क्राफ्ट हो, उसको एक तरह से वो ओरिजिन स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यानी अगर मैं कहूँ कि किसी प्लेस की एक्स पर्टिकुलर थिंग जो है मशहूर है, तो इसका मतलब है कि चाहे वो रेसिपी हो, उसमें यूज़ किए जाने वाले इंग्रीडिएंट्स हों, उसमें यूज़ किया जाने वाला मटेरियल हो, या फिर उसकी मतलब बनाए जाने की एक विशेष कला, इन सब को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, जहाँ पर वो चीज़ उस पर्टिकुलर एरिया के एक ब्रांड की तरह जो है वो प्रदर्शित की जाती है। जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है जहां पर इसको जो है यानी जोधपुरी जूती को ये जो मिला इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसकी वजह से कई जगह पर जो है इसकी डिमांड अब बढ़ती जा रही है और यह हर जगह पर लागू होने वाली बात है। जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ये माना जाता है, जहां पर जो भी प्रोडक्ट किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से आते हैं, उनके लिए जो है ये डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आर्टिकल 22 के बारे में बात करें, जो कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ट्रिप्स की डॉक्ट्रिन है, उसमें भी जीआई टैग्स को इस प्रकार की टेरिटरी से या किसी भी क्वालिटी, रेपुटेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स को संजोए हुए दर्शाया जाता है। जीआई, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको याद रखना चाहिए एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इनको जो है वो रजिस्टर किया जाता है प्रोडक्ट्स को, और उनको बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। भारत में ये जो जीआई के टैग्स हैं, उनमें अब कई सारे प्रोडक्ट्स या तो स्टेट्स के द्वारा या फिर उन एरियाज के द्वारा अब उनकी डिमांड करी जा रही है, जहां से लोकेशन स्पेसिफिक उनके जियोग्राफिकल एडवांटेजेस को या उसकी लोकेशन को या उसकी एरिया स्पेसिफिक नेचर को प्रदर्शित किया जा सके, और इसी के साथ में उन प्रोडक्ट्स का ब्रांड बिल्ड किया जा सके। जैसे मैंने अभी आपको जोधपुरी जूती का एग्जाम्पल दिया। बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, तो रेलवे ने जो है ये टेस्ट किया है और अब यह इको फ्रेंडली या जीरो एमिशन वाली जो ट्रेन है, सक्सेसफुल यात्रा करने के लिए तैयार है। यह जो प्रोजेक्ट है वह 2020 के आसपास लॉन्च हुआ था, जहां पर अब हम इसको धरातल पर आता हुआ देख रहे हैं। तो जब हम इन प्रकार की ट्रेन्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो ये ट्रेन्स हमें एक तरह से क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करती हैं, जहां पर इंडिजीनियस तरीके से इस हाइड्रोजन पावर ट्रेन को स्टार्ट किया गया है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं, जहां पर अगर हम बात करें तो डीजल या फिर अन्य प्रकार के जो फ्यूल्स होते हैं उसके बिना यह चलती है, और एक तरह से कहें तो वाटर वेपर को ही इसमें एमिट किया जाता है। इसलिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और क्लीन ट्रांसपोर्ट के तौर पर यह हमें प्रदर्शित होती है। इंडियन रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव भी लॉन्च की थी, जहां पर 1200 किलोग्राम किलोवाट के जो इंजन है उसको बनाने के बारे में बात हुई, और भारत का जो नेट जीरो 2070 तक का टारगेट है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूशन किया जाए, उसके बारे में जो है ये ट्रेन एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। जब हम इस ट्रेन के बारे में बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो मतलब ट्रेन्स होती हैं, वह इसलिए भी एक ऐसा फ्यूल है क्योंकि इसमें अगर बात करें तो जल जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, चाहे वो वाटर हो, सॉरी वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन, जहाँ पर स्टोरेज को 2 पार्ट में स्टोर किया जाता है। 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूलिंग फैसिलिटी भी इसके लिए डेवलप की गई है, जो कि इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को जो है वो पावर करने वाली है। हाइड्रोजन फ्यूल को एक तरह से कहा जाए तो
फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से सारी कंट्रीज़ क्लाइमेट की दिक्कतों को फेस कर रही हैं, तो वहाँ पर ये भी एक वायबल अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाता है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो डाइवर्स एनर्जी रिसोर्सेज से कैरी आउट हो सकता है, और यह जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उनके लिए सबके लिए सूटेबल नज़र आता है। यह एक प्रकार की कलर यानी हाइड्रोजन जो है एक प्रकार की कलरलेस गैस है, जहाँ पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस 142 किलो जूल ऑफ हीट, दैट इज़ 3 टाइम्स एज़ मच ऑफ गैसोलीन, यानी गैसोलीन से करीबन 3 टाइम्स जो है, यह हमें कंबशन की शक्ति प्रोवाइड करती है। जब हम कंप्लीट कंबशन करते हैं हाइड्रोजन का, तो उसका जो प्रोडक्ट है वह पानी के तौर पर निकलता है, और इसमें एनओएक्स या फिर लेस पॉल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को क्रिएट होता है एक तरह से। इसीलिए इसको नॉन पॉल्यूशन, हाई एफिशिएंसी और रिसाइकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।